कंपाउंड आईएएस लर्निंग इंस्टीट्यूट के 12 अप्रैल 2026 के इस डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में सभी उम्मीदवारों का बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और आज का हमारा मिशन कोई आम न्यूज़ बुलेटिन कवर करना नहीं है। एग्जैक्टली हम उस सिविल सर्वेंट के डोजियर को खंगालने वाले हैं, जहां ग्लोबल इवेंट्स और लोकल ग्राउंड रियलिटीज के जो डॉट्स हैं ना, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन का ब्लूप्रिंट क्या है? तो आज का ये एनालिसिस 3 मेजर जीएस पेपर्स को कवर करेगा। शुरुआत हम करेंगे जीएस पेपर 2 से, जहां इंटरनेशनल रिलेशंस में उसी यूएस ईरान डेडलॉक को समझेंगे जिसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हिलाकर रख दिया है। सही कहा। उसके बाद हम भारत की फॉरेन पॉलिसी में आए एक बहुत बड़े शिफ्ट को डिकोड करेंगे। फिर राज व्यवस्था यानी पॉलिटी में वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो डेटा प्यूरिफिकेशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, उसका मैकेनिज्म समझेंगे। राइट। और गवर्नेंस में भी तो कुछ टॉपिक्स है ना? हाँ, गवर्नेंस में मिशन कर्मयोगी और संपन्न प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे जीएस पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन में, जहां दिल्ली जैसे पढ़े लिखे शहर में विमेन्स एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आया है ना? बिल्कुल। और उसी पेपर 1 के ज्योग्राफी और कल्चर सेक्शन में बकरवाल माइग्रेशन और लांजिया सौरा ट्राइब की जो परंपराएं हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में जीएस पेपर 3 की इकोनॉमी, जहां उसी एलपीजी क्राइसिस और हिडन हंगर की बात होगी, जिसका जिक्र अभी हमने शुरुआत में किया। तो काफी पैक्ड डोजियर है आज का। चलिए एकदम ग्लोबल लेवल के हाई स्टेक्स ड्रामा से शुरुआत करते हैं। जीएस पेपर 2 आईआर। मतलब 1979 यानी 1979 के बाद पहली बार इतना बड़ा पॉलिटिकल कांटेक्ट हुआ है और जगह चुनी गई है इस्लामाबाद। राइट, जहाँ पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। हाँ, यूएस वीपी जेडी वैंस और ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाखर गालिबॉफ की ये जो मीटिंग हुई है ना, इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। बिल्कुल। पर इसकी अर्जेंसी क्या है? इसकी अर्जेंसी समझने के लिए ना हमें ग्राउंड जीरो पे जाना होगा। पिछले 39 दिनों में एक इतना इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट छिड़ चुका है, जिसमें 13,000 से ज्यादा यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। 13,000? ये तो हाँ, और लगभग 1700 से ज्यादा ईरानी कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। ये नंबर्स अपने आप में एक फुल स्केल वॉर जोन की पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। राइट। और अब इन दोनों देशों के बीच कुछ स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, जिसे हम रेड लाइन मैट्रिक्स कह सकते हैं। बिल्कुल। और ये मैट्रिक्स मुख्य रूप से 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है: मैरिटाइम ट्रेड, न्यूक्लियर आर्सेनल और इकोनॉमी। तो अगर हम मैरिटाइम ट्रेड की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। यूएस की क्लियर डिमांड है कि इसे तुरंत रीओपन किया जाए, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का 20% वहीं से गुजरता है। एग्जैक्टली। लेकिन ईरान ने वहां जो लेवरेज बनाया है ना, उसका मैकेनिज्म बड़ा ही हैरान करने वाला है। उन्होंने इस चोक पॉइंट को एक तरह से टोल प्लाजा में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे डिप्लोमेटिक सर्कल्स में अयातुल्ला बूथ कहा जा रहा है। राइट। हाँ, अयातुल्ला बूथ। मतलब अगर वहां से ऑयल टैंकर्स को निकलना है तो एक तरह की फी या टोल पे करना पड़ेगा, जो कि सीधा सीधा इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और दूसरा बड़ा डेडलॉक न्यूक्लियर इशू पर है। यूएस की डिमांड एकदम एब्सोल्यूट है। वो चाहते हैं कि ईरान अपना 440 किलो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम तुरंत सरेंडर करे। लेकिन ईरान तो मना कर रहा है ना? बिल्कुल। ईरान एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हवाला दे रहा है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि एनपीटी के तहत सिविलियन यूज के लिए यूरेनियम एनरिच करना उनका बेसिक राइट है। पर वेट, अगर सिविलियन यूज का हवाला दिया जा रहा है तो ये डेडलॉक इतना लंबा क्यों खींच रहा है? क्योंकि असली जो रोड ब्लॉक है ना, वो इकोनॉमी है, जहां दोनों तरफ से पैसे का डिस्प्यूट है। अच्छा। अमेरिका ने वॉर रेपरेशंस देने से साफ इनकार कर दिया है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा है कि उनके जो $27 बिलियन की रेवेन्यूज फ्रीज पड़े हैं, जो इराक, लग्जमबर्ग और कहाँ, जापान और जर्मनी में। हाँ, एग्जैक्टली। ईरान चाहता है कि वो $27 बिलियन रिलीज किए जाएं ताकि रिकंस्ट्रक्शन हो सके। मतलब ट्रस्ट डेफिसिट इतना डीप है कि कोई भी पहला कदम पीछे नहीं लेना चाहता। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर भी है, जिस पूरे डायलॉग को डीरेल कर सकता है। हाँ। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के जो ऑनगोइंग हमले चल रहे हैं, वो इस नाजुक 2 हफ्ते की सीज फायर विंडो को किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं। राइट। और इस पूरे ग्लोबल शॉकवेव का डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर पड़ता है। और यही हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिलता है।
इमोशनल या हिस्टोरिकल डिप्लोमेसी अब मतलब वो पास्ट की बात हो गई है। बिल्कुल, इसे स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। हाँ, इसकी एनालॉजी ऐसे समझें कि इंटरनेशनल चेस बोर्ड पर भारत अब सीधे राजा पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि उन प्यादों और वजीरों को घेर रहा है जो उसके खिलाफ खड़े हैं। बहुत सही एनालॉजी है। हिस्टोरिकली भारत हमेशा सॉफ्ट पावर पर रिलाई करता था, लेकिन अब पॉलिसी एकदम टारगेटेड है। जैसे तुर्की का एग्जाम्पल लें, जो जम्मू कश्मीर इशू पर हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हाँ। तो भारत ने उसको काउंटर करने के लिए रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के साथ बहुत स्ट्रांग डिप्लोमेटिक टाइज बनानी शुरू कर दें। राइट। और अजरबैजान को काउंटर करने के लिए भारत ओपनली आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। तो इसका निष्कर्ष ये है कि भारतीय विदेश नीति अब हिस्टोरिकल बैगेज को पीछे छोड़कर एनर्जी सिक्योरिटी और रॉ मटेरियल के एक्सेस पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन बाहरी डिप्लोमेसी में ऐसी सटीकता तभी काम आती है जब देश की आंतरिक लोकतांत्रिक नींव मजबूत हो, है ना? बिल्कुल। चलिए भारत की राज व्यवस्था और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी पर नजर डालते हैं, जहां वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन का एक मास डेटा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहा गया, वो एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट बन गया। इस डेटा फनल के नंबर्स काफी शॉकिंग हैं। नवंबर 2025 में 7.66 करोड़ वोटर्स थे। लेकिन दिसंबर आते आते लगभग 90.8 लाख नाम कटने के बाद सिर्फ 6.77 करोड़ ही बचे। और इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट था कि ये एक AI लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एल्गोरिदम का नतीजा है, जिसने 1.2 करोड़ केसेस को फ्लैग किया। हाँ, और इस एल्गोरिदम की बारीकियां बहुत शार्प थीं, जैसे 2002 बनाम 2025 के स्पेलिंग मिसमैच पकड़ना। और वो एज गैप वाला इशू भी तो था ना? एग्जैक्टली मतलब पेरेंट और चाइल्ड के बीच 15 से 45 साल के बाहर का अंतर, या फिर एक ही पूर्वज से 6 से ज्यादा वोटर जुड़े होना। मतलब AI ने ये तक पकड़ लिया कि दादा दादी और वोटर के बीच उम्र का फासला 40 साल से भी कम है। हाँ, और साथ ही 30 लाख ऐसे वोटर्स जिनका 2002 के रिवीजन से कोई लिंक ही नहीं मिला। डेटा अनोमलीज पकड़ना तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब बायस के गंभीर आरोप लगने लगे। बिल्कुल। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुस्लिम बहुल जिलों जैसे नंदीग्राम, जहां 95% डिलीशंस थे, और मुर्शिदाबाद, मालदा, यहां असंगत रूप से नाम काटे गए। और मतुआ समुदाय की महिलाओं के नाम भी भारी संख्या में लिस्ट से बाहर थे, जिसके कारण 60 लाख वोटर्स को टेम्परेरी रूप से बाहर यानी एडजुडिकेशन में रखा गया। और यहीं पर जुडिशरी का इंटरवेंशन होता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। हाँ, और वेस्ट बंगाल, ओडिशा और झारखंड से 700 जुडिशियल ऑफिसर्स तैनात किए गए, जिन्होंने ग्राउंड पर इलेक्शन ऑफिसर्स मतलब EROs और AEROs की भूमिका अपने हाथ में ले ली। राइट। और वर्तमान स्थिति ये है कि 27 लाख नाम परमानेंटली हटा दिए गए हैं और बाकी केसेस 19 विशेष न्यायाधिकरणों को भेजे गए हैं। तो यहाँ एक सवाल है UPSC के दृष्टिकोण से, क्या ये यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को बचाने के लिए जरूरी कदम था, या फिर ये न्यायपालिका का कार्यपालिका के काम में जुडिशियल ओवररीच है? ये पावर बैलेंस का बहुत बड़ा टेस्ट केस है। और देखिए, जब कार्यपालिका की क्षमता पर ऐसे सवाल उठते हैं ना, तो ब्यूरोक्रेसी के अपग्रेड की जरूरत महसूस होती है। एग्जैक्टली। तो चलिए गवर्नेंस पर चलते हैं। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य ही यही है कि एक सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विस बनाई जाए, जिसके लिए DOPT ने iGOT डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। और इसी में कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने अब साधना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसकी थीम है टेक्नोलॉजी टू ट्रेडिशन टू टेंजिबल आउटकम्स, जो कि विकसित भारत 2047 के लिए टारगेटेड है। और इसका एक टेंजिबल आउटकम हम संपन्न प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। अच्छा, ये संपन्न मतलब सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, जो 2018 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। राइट। इसका महत्व ये है कि ये क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन एंड टू एंड सिस्टम है। अब पेंशनर्स को भौतिक रूप से दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। मतलब डिजिटल पे आउट स्ट्रीमलाइन हो गया है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, तकनीक ने पेंशन भोगियों की जिंदगी तो आसान कर दी है, लेकिन दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में हमारी आधी आबादी अभी भी ढांचागत बाधाओं में फंसी है। ये बहुत सीरियस कंसर्न है। तो आइए सोसाइटी पर चर्चा करते हैं, जिसे हम द दिल्ली पैराडॉक्स कहते हैं। हाँ, ये वेदिका स्टडी से सामने आया है। मतलब हैरानी की बात है कि दिल्ली भारत के सबसे शिक्षित शहरों में से है, फिर भी महिलाओं की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है यानी FLFP, वो
नेशनल एवरेज जो कि लगभग 35% है, उससे भी काफी नीचे है। ऐसा क्यों? मतलब आमतौर पर कहा जाता है कि परिवार वाले मना करते हैं। लेकिन इस स्टडी ने मिथ ऑफ फैमिली रेजिस्टेंस को पूरी तरह तोड़ दिया है। अच्छा। हाँ, 50% से अधिक शिक्षित गैर कामकाजी महिलाओं का कहना है कि उनके परिवार उनके काम करने का पूरी तरह समर्थन करेंगे। तो फिर असली बाधाएं क्या हैं? असली बाधा है टाइम पॉवर्टी, यानी समय की गरीबी। वो कैसे? ग्लोबल स्तर पर महिलाएं 3 गुना ज्यादा अनपेड केयर वर्क करती हैं, मतलब अवैतनिक देखभाल का काम। और इसके ऊपर से स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, जैसे असुरक्षित आवागमन या अप्रत्याशित शिफ्ट्स। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें जोड़ा गया वो ये कि 75% शिक्षित गैर कामकाजी महिलाओं ने कभी काम ही नहीं किया है। मतलब ये बीच में नौकरी छोड़ने या ड्रॉप आउट का संकट नहीं है। राइट, ये एंट्री ही ना कर पाने का संकट है। और एजेंसी गैप भी तो है ना। हाँ, 50% से भी कम कामकाजी महिलाओं के पास अपनी आय पर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। मतलब पैसा कमा रही हैं, पर उसे खर्च कहाँ करना है ये वो तय नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो शहरी महिलाओं के इन ढांचागत संघर्षों से दूर हिमालय की वादियों में एक और समुदाय है जो प्रकृति के बदले मिजाज से अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। तो ये जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी और कल्चर का हिस्सा है, जहां हम कश्मीर के बकरवाल समुदाय की बात कर रहे हैं, जो कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब है और इनकी ट्रांसह्यूमन्स की जो पारंपरिक प्रथा है, मतलब मौसम के अनुसार पहाड़ों और मैदानों के बीच पशुओं के साथ प्रवास करना। राइट, उस पर क्लाइमेट चेंज का सीधा असर पड़ रहा है। हाँ। अगर हम IPCC AR6 डेटा का हवाला दें तो हिमालयी क्षेत्र वैश्विक औसत से 2 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। कश्मीर में तो 1.2 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण बर्फबारी में कमी आ रही है और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं वो अप्रत्याशित हो गए हैं। और साउथ वेस्ट मानसून भी कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। नतीजा ये है कि चारागाह खत्म हो रहे हैं और ये बकरवाल समुदाय अब अनौपचारिक बस्तियों में सेमी परमानेंट सेटल होने को मजबूर है। ये तो ज्योग्राफी का इम्पैक्ट हुआ। अब अगर कल्चर की बात करें तो ट्राइबल्स की बात आते ही ओडिशा की लांजिया सोरा PVTG का जिक्र करना जरूरी है, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ओरिजिन के हैं। इनकी जो अद्भुत भाषा है सोरा, और उनकी अनोखी लिपि सोरंग सोमपिंग। राइट। और उनका कल्चर काफी रिच है। उनके ग्राम रक्षक देवता किटुंग सुम और दीवार चित्रकला जिसे एडिटल कहते हैं। हाँ। और उनकी मरती हुई टैटू परंपरा तान तांग बो को भी नहीं भूलना चाहिए। साथ ही उनके कान के निचले हिस्से को खींचने वाले बड़े धातु के झुमके जो उनकी पहचान है। बिल्कुल। और ट्राइबल कल्चर से निकलकर अगर हम रीजनल फेस्टिवल्स की बात करें तो 13-14 अप्रैल को पड़ने वाले बैसाखी 2026 का महत्व भी काफी बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ रबी की फसल का प्रतीक नहीं है, ये एक सौर नववर्ष है। और सिख इतिहास में तो इसका बहुत महत्व है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना इसी दिन हुई थी, राइट? एग्जैक्टली। और भारत के अन्य हिस्सों में भी इस समय खेती से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे असम में रोंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बैसाख, केरल में विशु और तमिलनाडु में पुथांडु। लेकिन देखिए, वैसाखी पर हम फसल का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आज उस फसल को पकाना, उसे उगाने से ज्यादा बड़ा संकट बन गया। ये बहुत बड़ा सच है। इकोनॉमी यानी GS पेपर 3 पर चलते हैं, जहां LPG संकट और हिडन हंगर की बात होती है। इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें ICMR के दिशा निर्देशों को देखना होगा। भारत में एक हेल्दी डाइट की औसत लागत 73 रुपए प्रतिदिन है। और उस 73 रुपए में से खाना पकाने पर 9.5 रुपए खर्च होते हैं। राइट, जिसमें से 6.5 रुपए सिर्फ और सिर्फ ईंधन यानी फ्यूल पर जाते हैं। तो डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि बिना ईंधन की लागत जोड़े 25 से 49% भारतीय स्वस्थ आहार नहीं खरीद सकते। और जैसे ही वो 6.5 रुपए ईंधन की लागत जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा सीधा 32 से 62% हो जाता है। मतलब ये ऐसा है कि आपके पास राशन तो है, लेकिन गैस इतनी महंगी है कि आप दाल की जगह कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन नहीं है। हाँ, सिर्फ कार्ब्स से पेट भर रहे हैं। इसी को तो हिडन हंगर है, छिपी हुई भूख कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये फ्यूल इतने महंगा हुआ कैसे? इसके लिए वापस वेस्ट एशिया क्राइसिस पर चलते हैं। सप्लाई चेन टूटने से ब्लैक मार्केट में LPG सिलेंडर की कीमत
कितनी पहुंच गई है? 7500 से 8000 रुपए तक। 8000। इसके कारण तो शहरों से गांवों की ओर रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया होगा। हाँ, और सरकार को घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा। और अगर हम HCES 2023-24 के डेटा को देखें तो ग्रामीण परिवार ईंधन और रोशनी पर अपने खर्चे का 6% और शहरी परिवार 5.6% खर्च करते हैं। और इसमें एक मैक्रो इकोनॉमी का फैक्टर ये भी है कि भारत अपना 75% उर्वरक यानी फर्टिलाइजर आयात करता है, जिससे ट्रांसपोर्ट और इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और वो सीधा फूड इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है। सोलराइजेशन एज फिस्कल रिफॉर्म। हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में इस बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात की गई है और यहाँ जो डेटा दिया गया है वो सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। भारतीय राज्य हर साल बिजली पर सब्सिडी देने के लिए लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल बर्डन उठा रहे हैं। 2.4 लाख करोड़, मतलब ये तो कई छोटे देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा है। वही तो, इतनी बड़ी रकम सिर्फ सब्सिडी में जा रही है। देखिए, यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारी पावर सब्सिडी का जो मॉडल है ना, वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। राज्य सरकारें क्रॉस सब्सिडी के एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंसी हुई हैं। क्रॉस सब्सिडी मतलब वो जो हम इंडस्ट्रीज पर ज्यादा चार्ज लगाते हैं। बिल्कुल। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत ज्यादा चार्ज वसूला जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे उद्योग ग्लोबल मार्केट में अनकम्पिटिटिव हो जाते हैं। हाँ, तो पॉलिसी मेकर्स अब समझ रहे हैं कि इस ब्लीडिंग को रोकना होगा। हाँ, उन्हें इस रिकरिंग कॉस्ट को खत्म करके क्लीन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर मैं इसे इकोनॉमी के नजरिए से देखूं तो ये बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। मतलब हर साल सिर्फ बिल भरने के लिए पैसा जलाना एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ओपेक्स है। हाँ, जो कोई एसेट क्रिएट नहीं करता। सही कहा। ये ऐसा है जैसे आप दर्द कम करने के लिए रोज एक पेन किलर खा रहे हो लेकिन बीमारी का इलाज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप एक बार में पैसा खर्च करके सोलर पैनल लगा देते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स है। एकदम सटीक तुलना है ये। मतलब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर जिंदगी भर के लिए वो खुद बिजली बनाएगा। हाँ, अपना खुद का घर खरीदने जैसा। बिल्कुल। और इसी कैपेक्स मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए ना PM कुसुम योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है। विशेष रूप से महाराष्ट्र का MSKY मॉडल एक बेहतरीन केस स्टडी है। अच्छा, उसमें क्या खास है? उन्होंने तय किया है कि हर सबस्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इसका टारगेट 16 गीगावाट का डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन है। 5 किलोमीटर का दायरा, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सीधा है। बिजली को बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं करना पड़ेगा, जिससे ट्रांसमिशन लॉस कम होगा और किसानों को दिन के समय पूरी बिजली मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को जब हम शहरों और गांवों के आम घरों तक ले जाते हैं तो PM सूर्य घर योजना सामने आती है। हाँ, यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन या ULA मॉडल। बिल्कुल। और सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये मॉडल इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये गरीब घरों की सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर देता है, जो है अपफ्रंट कॉस्ट। स्टेट डिस्कॉम्स खुद गरीब घरों की छतों पर 0 अपफ्रंट कॉस्ट पर सोलर लगाते हैं। और जब 2027 तक जैसे 1 करोड़ इंस्टॉलेशंस पूरे हो जाएंगे ना, तो सरकार को हर महीने जो सब्सिडी का चेक काटना पड़ता है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सिद्धांतिक रूप से तो ये एकदम परफेक्ट लगता है। लगता तो है, लेकिन जब हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो जमीन पर 2 बहुत बड़ी अड़चनें आती हैं। इसे आप UPSC का एक ट्रैप भी मान सकते हैं। पहली चुनौती है ALMM नॉर्म्स, मतलब अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। बिल्कुल। सरकार का नियम है कि सरकारी सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में सिर्फ उन्हीं सोलर पैनल्स का इस्तेमाल होगा जो इस लिस्ट में हैं, और ये सभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन मैं यहाँ एक समस्या देख पा रही हूँ। अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी ना। चीन के इंपोर्ट्स तो काफी सस्ते होते हैं। यही तो सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ सरकार को 0 कॉस्ट पर गरीबों के लिए पैनल लगाने हैं और दूसरी तरफ घरेलू इंडस्ट्री को भी मरने से बचाना है। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी है एक स्टैट्यूटरी गैप या वैधानिक कमी। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 मुख्य रूप से कोयले जैसी कन्वेंशनल पावर के लिए बना था। आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर MNRE के पास कोई सीधा प्रशासनिक अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब नीतियां कोई और बना रहा है लेकिन लागू करने की पावर किसी और के पास है। हाँ,
ये गवर्नेंस के लेवल पर एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। अब अगर हम इस एनर्जी जनरेशन से आगे बढ़कर इसके इस्तेमाल की तरफ जाएं, तो एक सीधा कनेक्शन बनता है। जब घरों में सोलर पावर से सस्ती बिजली पहुंचेगी, तो लोग गैस सिलेंडर से हटकर इलेक्ट्रिक कुकिंग अपनाएंगे। बिल्कुल। और जब इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, तो ग्लोबल ट्रेड रूल्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। हाँ, हमारे सोर्स में एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या EIC का अपडेट दिया गया है, जो 1963 के एक्ट के तहत बनी थी और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आती है। सही कहा। और इसका काम ये देखना है कि भारत से जो भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी पर खरा उतरे। या 2026 का एक बहुत बड़ा अपडेट है। चावल निर्यात को लेकर ना? हाँ, चावल एक्सपोर्ट के लिए EIC का सर्टिफिकेट अब दुनिया के हर देश के लिए अनिवार्य नहीं है। इसे अब केवल EU, UK, आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के लिए ही मैंडेटरी रखा गया है। ये तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। लालफेताशाही कम होगी। बिल्कुल, एक प्रैग्मेटिक पॉलिसी शिफ्ट है। लेकिन ट्रेड रेगुलेशन से हटके अगर हम इलेक्ट्रिक कुकिंग की साइंस पर आएं, तो मार्केट में इंडक्शन और इंफ्रारेड कुकटॉप्स के बीच हमेशा बहस चलती है। दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग है। इंफ्रारेड तो बहुत साधारण तरीके से काम करता है। उसमें हैलोजन लैंप्स या रेडिएंट कॉइल्स होते हैं जो हीट छोड़ते हैं। हाँ, एक छोटे सूरज की तरह। बिल्कुल। उसमें आप कोई भी बर्तन रख दें, सिरामिक, कांच या एल्युमिनियम, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 70 से 80% होती है, क्योंकि बहुत सारी गर्मी आसपास की हवा में बर्बाद हो जाती है। इसके उलट इंडक्शन कुकटॉप्स की एफिशिएंसी 85 से 95% तक होती है। और इसका कारण है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म। वो कैसे काम करता है? मतलब उसमें सिर्फ लोहा या स्टील ही क्यों चलता है? देखिए, इंडक्शन के अंदर एक कॉइल होती है जिससे ऑल्टरनेटिंग करंट या AC पास होता है। ये करंट एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसकी पोलैरिटी 1 सेकंड में कई बार बदलती है। अच्छा। तो जब आप इसके ऊपर लोहे या मैग्नेटिक स्टील का बर्तन रखते हैं, तो वो बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बर्तन के मेटल के अंदर एडी करंट्स पैदा करता है। अरे वाह! मतलब मैग्नेटिक फील्ड सीधे गर्मी पैदा नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, वो बर्तन के अंदर के मॉलिक्यूल्स को तेजी से हिला रहा है। लोहे का अपना एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। जब ये एडी करंट्स उस रेजिस्टेंस से टकराते हैं, तो एटॉमिक लेवल पर फ्रिक्शन होता है और उससे हीट बनती है। बाप रे! बर्तन खुद ही हीटर बन जाता है। तभी अगर हम कांच का बर्तन रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड बस आर पार निकल जाएगा। एकदम सही। कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो बर्तन बिल्कुल ठंडा रहेगा। यही साइंस इसे इतना इफिशिएंट बनाती है। अमेजिंग। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पीछे ग्रिड पर बहुत भारी लोड डालते हैं। ये बेस लोड सिर्फ सोलर से पूरा नहीं हो सकता। हाँ, पूरे देश की इंडस्ट्रीज को 24 घंटे चलाने के लिए हमें न्यूक्लियर और कोल की तरफ देखना ही होगा। बिल्कुल। और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कलपक्कम में BHBनी द्वारा तैयार किया गया 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या PFBR इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, और ये ब्रीडर शब्द बहुत दिलचस्प है। वही तो, जब मैं ये पढ़ती हूँ तो लगता है कोई मशीन जितना ईंधन खा रही है उससे ज्यादा पैदा कर रही है। ये तो थर्मोडायनामिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है। पहली नजर में जादू लगता है, लेकिन इसके पीछे एडवांस न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के कोर में मॉक्स या मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल होता है, जिसमें यूरेनियम 239 और प्लूटोनियम 239 का मिक्सचर होता है। हाँ, और जब इसमें न्यूक्लियर फिजन होता है तो बहुत तेज गति वाले फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। सामान्य रिएक्टर्स में इन्हें धीमा करने के लिए पानी या ग्राफाइट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ब्रीडर में कोई मॉडरेटर नहीं होता। तो ये तेज न्यूट्रॉन सीधे उस ब्लैंकेट से टकराते हैं जो कोर के चारों ओर होता है। बिल्कुल, और ये ब्लैंकेट थोरियम 232 का बना होता है। थोरियम सीधे तौर पर फिसाइल नहीं है, लेकिन जब ये तेज न्यूट्रॉन्स थोरियम से टकराते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और थोरियम 232 हाईली फिसाइल यूरेनियम 233 में बदल जाता है। एकदम सही। हम जलने वाले ईंधन से एक नया ईंधन तैयार कर रहे हैं। भारत के लिए ये गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि हमारे पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा है। ग्लोबल रिजर्व्स की बात करें तो यूरेनियम का सबसे बड़ा रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कजाकिस्तान है। हाँ, और भारत के इन न्यूक्लियर ऑपरेशंस पर IAEA की कड़ी नजर रहती है ताकि सब कुछ शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए ही इस्तेमाल हो। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के अपने रिस्क हैं।
तो क्या हमारे देश में जो इतना कोयला है, हमें उसे जमीन में ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, कोयले को जमीन में छोड़ना कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। असली चुनौती उसे इस्तेमाल करने के तरीके को बदलने की है। सीधे जलाने से बहुत प्रदूषण होता है। तो क्या विकल्प है? कोल गैसिफिकेशन। इसमें सॉलिड कोयले को लिमिटेड ऑक्सीजन और स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ये जलना नहीं है, बल्कि एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। अच्छा, और इससे जो गैस बनती है उसे सिन गैस या सिंथेसिस गैस कहते हैं ना? बिल्कुल। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे जलाने से पहले इसकी अशुद्धियों को साफ किया जा सकता है। तो ये सीधे कोयला जलाने से बहुत क्लीन होती है, और इसके बाय प्रोडक्ट्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और स्लैग, उन्हें केमिकली मैनेज कर लिया जाता है। हाँ, तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन आज का ये पूरा ग्रिड ना तारों से ज्यादा डिजिटल कोड्स पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और जब बात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो साइबर खतरे किसी मिसाइल हमले से कम नहीं होते। हमारे सोर्सेज में एंथ्रोपिक नाम की कंपनी के क्लोड मिथोस एआई मॉडल की बहुत बड़ी चेतावनी है। हाँ, प्रोजेक्ट ग्लासविंग। इसके तहत ये एआई मॉडल सिर्फ एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 40 चुनिंदा कंपनियों को दिया गया है। और ये कोई आम चैटबॉट नहीं है। इसे लेगेसी कोड में छुपी वल्नरेबिलिटीज ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया है। सही कहा। लेगेसी कोड मतलब वो पुराना बुनियादी सॉफ्टवेयर जो सालों से चल रहा है, जिसे अब कोई इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता। इंसान जिसे पढ़ने में सालों लगाएगा, ये एआई कुछ सेकंड्स में उसकी कमजोरियां खोज निकालता है। बाप रे, जिन्हें हैकर्स जीरो डे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया भर के बैंकिंग और पावर सिस्टम्स हैक हो जाएंगे। बिल्कुल। और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस एक्सक्लूसिव लिस्ट में एक भी भारतीय कंपनी नहीं है। मतलब हमारे सिस्टम्स में कमजोरियां तो हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने के लिए हमारे पास इस एआई का एक्सेस नहीं है। हाँ, इसी वजह से डीएससीआई और सीईआरटीएन इसका बहुत बारीकी से मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पीछे रह गए तो भविष्य के साइबर युद्धों में निहत्थे खड़े होंगे। सच में ये बहुत डरावना है। अच्छा, डिजिटल स्पेस के इन खतरों से निकलकर अगर हम आउटर स्पेस की तरफ देखें तो वहां भी हमारी समझ लगातार बदल रही है। हाँ, नासा का पेस मिशन लॉन्च हुआ है, जो वायुमंडल और महासागरों को मॉनिटर करेगा। लेकिन स्पेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर कुछ और ही है। आप सैजिटेरियस ए पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। अब तक हम मानते थे कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि पूरी गैलेक्सी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन नई रिसर्च कह रही है कि शायद वहां कोई ब्लैक होल है ही नहीं। ये एक वैचारिक भूकंप है। रिसर्च के अनुसार वहां ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी की जगह डार्क मैटर का एक सघन कोर हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो वहां कोई इवेंट होराइजन नहीं होगा जहां से प्रकाश भी वापस ना आ सके? सही कहा। अगर ये साबित हो गया तो गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की हमारी सारी पुरानी थ्योरीज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। लेकिन स्पेस की इन असीमित सीमाओं से वापस जमीन पर आते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा का एक बहुत अजीब मामला सामने आया है। 4096 किलोमीटर लंबी इस सीमा पर लगभग 371 किलोमीटर ऐसा है जहां नदियों और दलदल के कारण बाड़ लगाना नामुमकिन है। तो इसी पोरस बॉर्डर से घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ की कुछ यूनिट्स ने द रेप्टाइल प्रपोजल रखा है। हाँ, बायोफेंसिंग। उनका विचार था कि इन खुले पानी के रास्तों में खारे पानी के मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ दिए जाएं, ताकि डर के मारे कोई घुसपैठिया नदी पार ना करे। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म का क्विक फिक्स सोल्यूशन लगता है, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। और इसके पीछे बहुत ठोस कारण है। पहला, इकोलॉजिकल असंतुलन। सुंदरबन का अपना एक नाजुक फूड वेब है। बाहर से इतने सारे टॉप प्रेडेटर्स आएंगे तो पूरी इकोलॉजी कोलैप्स हो जाएगी। दूसरा खतरा है मानव वन्य जीव संघर्ष का। जानवर तो कोई बॉर्डर नहीं समझते ना। बिल्कुल। ये मगरमच्छ तैरकर स्थानीय गांवों में घुस जाएंगे, जिससे उन गरीब मछुआरों और किसानों की जान को सीधा खतरा होगा। और तीसरा, ये उपाय कारगर भी नहीं होगा। जो तस्कर हैं वो इतने शातिर होते हैं कि इन मगरमच्छों का ही शिकार करके उन्हें बेच देंगे। सही बात है। और देखिए, अगर सुरक्षा के नाम पर इकोलॉजी के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ की बात हो रही है, तो पर्यावरण की रक्षा करने वाले हमारे संस्थान क्या कर रहे हैं? यहाँ सोर्स मटेरियल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संस्थानों की खिंचाई की बात है, CAQM और CPCB की तुलना। और यहाँ एक बहुत बड़ा UPSC ट्रैप भी है।
हाँ, ये ट्रैप बहुत स्टूडेंट्स को फंसाता है। जब हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सीपीसीबी का नाम सुनते हैं तो लगता है ये एयर एक्ट के तहत बनी होगी, है ना? क्योंकि आज हवा में प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि सीपीसीबी 1974 के वाटर एक्ट के तहत बनी थी। एयर एक्ट तो बहुत बाद में 1981 में आया था। क्योंकि 70 के दशक में जल प्रदूषण सबसे बड़ी चिंता थी और इसके उलट CAQM बहुत हाल ही में 2021 के NCR एक्ट के तहत बना है। बिल्कुल, जो ISRO के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके पराली जलने पे नजर रखता है। प्रदूषण का सबसे सीधा असर हमारे फ्लोरा और फौना पर पड़ रहा है, जैसे इंडस रिवर डॉल्फिन जो अब मुख्य रूप से पंजाब की व्यास नदी में मिलती है। इसकी इवोल्यूशन की कहानी बहुत अद्भुत है। ये डॉल्फिन फंक्शनली अंधी होती है। हाँ, क्योंकि नदियों का पानी हमेशा मटमैला होता है, तो इवोल्यूशन ने इसकी आंखों के लेंस ही हटा दिए। ये अपना रास्ता इको लोकेशन से खोजती है। और सबसे अनोखी बात, ये अपनी साइड के बल तैरती है। सच में? ऐसा क्यों? क्योंकि करवट लेकर तैरने से उसके इको लोकेशन सिग्नल्स नदी के उछले तल से ज्यादा अच्छे से टकराकर वापस आते हैं। ये एंडेंजर्ड है और इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। अमेजिंग एडेप्टेशन। इसके अलावा आर्कटिक के कैरिबू या रेनडियर भी चर्चा में है। क्लाइमेट चेंज से बर्फ मोटी हो रही है, जिससे उनका भोजन लाइकेन बर्फ के नीचे दब रहा है। हाँ, और लाइकेन फंगाई और शैवाल का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। वहीं हिमालय के इंडियन ओक ट्री को एक बेहतरीन कार्बन सिंक बताया गया है। और ओक के पेड़ों का एक फन फैक्ट भी तो है। बिल्कुल, ओक का नाम सुनते ही हमें ठंडे इलाके याद आते हैं, लेकिन दुनिया में इसकी सबसे ज्यादा वैरायटी मेक्सिको में पाई जाती है। अरे वाह! तो इकोनॉमी से लेकर इकोलॉजी तक आज के सोर्स मटेरियल में बहुत कुछ ऐसा है जो पॉलिसी मेकिंग की जटिलताओं को दिखाता है। अब फाइनल असेसमेंट पर आते हैं। मैं कुछ क्विक फैक्ट्स बता रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। बकरवाल, जो कश्मीर के घुमंतू पशुपालक हैं। संपन्न, जो टेलीकॉम विभाग का ऑनलाइन पेंशन सिस्टम है। और लांजिया सौरा, जो उड़ीसा का PVTG समूह है, जिनकी सोरंग सोमपेंग स्क्रिप्ट और एडिटल आर्ट बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही बैसाखी, जो रबी फसल और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। बिल्कुल, और अगर हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करें तो GS3 में बढ़ते LPG दामों के कारण एनर्जी शॉक्स सीधे फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करते हैं। हाँ, गैस महंगी होगी तो लोग वापस लकड़ी जलाएंगे, प्रदूषण बढ़ेगा। और GS2 में AI वोटर रोल रिवीजन का मुद्दा, अगर ये एल्गोरिज्म को दे दिया तो उसमें मौजूद बायस लाखों वैध वोटर्स को बाहर कर सकता है, जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के लिए बड़ा खतरा है। और GS3 में हमने बायोफेंसिंग के इकोलॉजिकल परिणाम देखे ही। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आज हमने जिन भी पॉलिसीज या प्रस्तावों पर बात की है वो सब हमारे सोर्स मटेरियल पर आधारित एक विश्लेषणात्मक चर्चा है। हमारा उद्देश्य किसी विचारधारा का समर्थन करना नहीं, बस तथ्यों को समझना है। बिल्कुल सही कहा। और इसी समझ को थोड़ा और गहरा करने के लिए एक विचार के साथ इस सेशन को खत्म करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, अगर सैजिटेरियस A के डार्क मैटर कोर होने की बात वाकई सच साबित होती है, तो क्या अंतरिक्ष और गुरुत्वाकर्षण को लेकर हमारी पूरी समझ महज एक भ्रम है? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, जिन सिद्धांतों पर हमने विज्ञान की नींव रखी है वो एक झटके में बदल सकते हैं। हमारी सबसे मजबूत धारणाएं कितनी आसानी से टूट सकती हैं, इस पर आप सब जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में ये एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड के सामने हमारी जानकारी अभी कितनी सीमित है। तो अगर आज के इस डीप डाइव सेशन से आप श्रोताओं को वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले हों तो कंपाउंड IAS लर्निंग के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और अपने साथी लर्नर्स के साथ शेयर करें। कीप लर्निंग, कीप डाइविंग डीप। धन्यवाद।